यह जो विषय है भारतीय संविधान न केवल एंट्रेंस की तैयारी के लिए उपयोगी है, परंतु एक नागरिक होने के नाते हम सब लोग इस भारत देश के नागरिक हैं। एक नागरिक होने के नाते हमारा संविधान क्या कहता है, कौन कौन से उसमें आधारभूत चीजें हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि न केवल अभी अपितु आगामी परीक्षाओं में भी आपको उपयोगी सिद्ध होगा, साथ ही साथ आप एक जागरूक नागरिक बन पाएंगे। तो आप सभी लोग बताइए कि हमारा संविधान बन करके कब तैयार हुआ था? 1949 को। 26 नवंबर 1949। आप इस क्लास को अच्छी तरह से सुनेंगे तब भी आपको फायदा होगा, और साथ ही साथ इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से आप हर प्रश्न का जो भी आपको मालूम है जवाब भी देते जाइएगा। 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। आप लोग अपने कक्षाओं में जब कक्षाओं में पढ़ते होंगे तो एक संविधान के अंतर्गत एक प्रस्तावना होती है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। उस प्रस्तावना की भाषा ही होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और अंतिम में एक लाइन लिखी होती है कि 26 नवंबर 1949 तदनुसार मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो यह जो डेट है, इस दिन हमारा संविधान बना था। अब आप बताइए संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 1950। 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, जो 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर के तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया था, यानी कि एक गणतांत्रिक देश बनकर के तैयार हो गया था। गणतांत्रिक देश का तात्पर्य यही है कि जिसमें एक ऐसा तंत्र, जिसमें एक समूह का, जिसमें एक लोगों का एक समूह के निर्णय की वरीयता दी जाती है, वह लोग ही निर्णय करते हैं कि हमारे देश का संचालन कैसे होगा, देश का खाता कैसे होगा। तो इस दिन यह लागू हो गया था संविधान, और हमारा देश एक गणतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। अच्छा, इसी संविधान को, यह जो 26 नवंबर की डेट है, यह एक ऐतिहासिक डेट है। आप सभी लोगों को मालूम है कि रावी नदी के तट पर बात ये 1929 की है कि यहीं पर सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो यह जो डेट है अपने आप में ऐतिहासिक है। इस संविधान को बनने में जो समय लगा था वह भी आप नोट कर लीजिए। 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन, इतने दिनों में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। आपको मालूम है जब देश की आजादी का क्रम चल रहा था तो बात 1946 की है। इस 1946 के सन में एक कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई थी, और अनेक समितियां गठित की गई थी, अनेक लोग गठित किए गए थे, संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा ने ही इतने दिन में 1946 से लेकर के इतने दिन में 2 साल 11 महीना 18 दिन में एक सबसे बड़ा संविधान, हमारे देश के संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे मोटी किताब, सबसे मोटा दस्तावेज, इन सब संज्ञाओं से पुकारा जाता है। इन सब संज्ञाएं ये हमारी संविधान की है। उसका एक कारण है कि हमारा देश एक तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद, अभी 2011 में जब जनगणना हुई थी तो चीन के बाद दूसरे नंबर में देश आता है, किंतु जब नवीन जनगणना होगी तो जहां तक पाया जाएगा कि देश
विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। तो ऐसी विविधता वाला देश, अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक लोग, अनेक आकांक्षाएं थी, तो ऐसी चीजों के होते हुए भी इतना समय लग जाना और इतनी मोटी किताबें के रूप में उसका उभरना लाजमी था। तो इतना समय लग गया इस संविधान को बनने में। मूल मूल बिंदुओं को आप सभी लोग नोट करेंगे, जो जो तथ्य है तथा आपको सुनते हुए कोई ऐसी बात लगती है जो नोट कर लेनी चाहिए, तो आप उस सब चीजों को भी नोट कर सकते हैं। संविधान के आप सभी को मालूम है 22 भाग। एक संविधान होता है, संविधान का विभाजन भी किया जाएगा, तो आगे उसी संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, आप सभी लोगों को मालूम है। और इसी 22 भागों को आगे अनुच्छेदों में, जिसको आर्टिकल्स कहते हैं, विभाजित किया गया है। 395 अनुच्छेद हैं संविधान में। हेलो आप बताइए। सर, ये जो आपने बताया 1946 वाला, हाँ, जो इसके दोबारा से रिपीट करोगे जी सर? 1946 वाला आप पूछ रहे हैं? हाँ जी, क्या था सर ये 1946 वाला? देखिए, 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था। 1946 अच्छा में जी। एक कैबिनेट मिशन आया था। जब जब यह हाँ जी, संकल्प बना था कि भारत के लोग अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, किंतु अच्छा उसको हमारे तक उस काल के जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थी, या जो जिन लोगों का प्रमुख योगदान था राजनीतिक चेहरे में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब लोग जो चेहरे थे भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता काल के, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि नहीं, हम अपना संविधान बना सकते हैं। तब संविधान सभा का गठन किया गया था। एक कैबिनेट मिशन आया था, इसी के प्रस्ताव के तहत एक संविधान सभा बनी थी। ठीक। इस संविधान सभा में आप लोगों को मालूम होगा, कुछ लोग कांग्रेस के थे। पहले मुस्लिम लीग के सदस्यों का भी चयन किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य लोग इस संविधान सभा की प्रथम बैठक से ही बहिष्कार कर दिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, आप सब लोगों के इतिहास का यदि मूलभूत जानकारी होगी, तो उसके तिरस्कार के बाद लगभग 392 लोगों ने, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे तथा अन्य थे, 3 भागों में विभाजित होकर के विभिन्न लोगों ने संविधान सभा में 2 साल 11 माह 18 दिन तक चर्चा की, और एक संविधान के रूप में एक नियम, एक कायदा, एक दस्तावेज बन करके तैयार हुआ। क्योंकि हमें भारतीय संविधान पढ़ना है, तो उसकी थोड़ी सी मूलभूत जानकारी ही जरूरी रहेगी, ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। चलिए, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। बाईस भाग, 395 अनुच्छेद, कहीं कहीं पर 394 भी होता है, लेकिन 395 है। 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां यह अलग से हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा 8वीं अनुसूची, जिसका जिक्र आप लोग कई जगह सुनते होंगे। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जगह दी गई है। कितनी भाषाओं को जगह दी गई है इस 8वीं अनुसूची में, कोई बताएगा? सर 22। 22 भाषाएं, बिल्कुल। इन 22 भाषाओं की जगह दी गई है इस 8वीं अनुसूची में। यहाँ पर जगह देने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार इन भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रयास करेगी। इन भाषाओं के संरक्षण के लिए आयोग, तत्संबंधी पुरस्कार, तत्संबंधी साहित्य, तत्संबंधी व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह से सम्मानित किया जाना। और आप लोग यह भी जानते होंगे कि जब भी किसी परीक्षाओं को देने जाते हैं,
यदि वह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है तो 22 भाषाओं में आप किसी भाषाओं में लिख सकते हैं। हालांकि कई की लिपियां एक ही जैसे होती है। इन 22 भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है, क्योंकि इनको संविधान में जगह दी गई है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस संविधान को बनाने के लिए अनेक समितियां गठित की गई थी। अनेक समितियां ऐसी गठित की गई थी जो कि संविधान का अलग अलग विभाग दे दिया गया था कि आपको इस विषय में देखना है, आप इस विषय में देखेंगे। तो अनेक समितियां थी, लगभग 22 से 26 समितियां थी, जिसमें 8 से 9 समितियां बड़ी थी। और आप लोगों को पता होगा, आप सब लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। यह मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। इन्हीं समितियों में एक प्रारूप समिति थी। आप इसके बारे में अक्सर सुनते होंगे, प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट, ये ऐसा है कमेटी। चलिए बताइए, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या मुख्य कौन थे? प्रारूप समिति के जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोगों ने इनका सर नाम जरूर सुना होगा। हाँ बताइए। सर वर्तमान में हमें ये 470 अनुच्छेद और 25 भाग 12 अनुसूचियां बताई जाती है, तो ये सही हाँ, है? 495। हाँ, यह सही है। 495 अनुच्छेद है। देखिए, इसका जो विभाजन किया जाता है 400, यदि आपको कहीं लिखा आता है यदि 495, तो आपके विकल्प में यह होगा। किंतु प्राची जी, अनेक संशोधनों के माध्यम से यह संविधान परिवर्तित होता रहता है। सदन का कार्य है निरंतर संशोधन करना। तो यह जो अमेंडमेंट होता है, यानी कि संशोधन होता है, तो उसी में जुड़ जाता है। जैसे 9 है तो 9A हो गया, 9B हो गया, 9C हो गया। लेकिन यह मूलभूत तो 9 ही है अनुच्छेद। तो इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। यदि आपको संविधान के आधारभूत जानकारी होगी तो आपको मालूम होगा, पंचायती राज जो है 9 में, फिर आगे सहकारी समिति और नगर पालिका वगैरह, इन सब के तहत विस्तार हो गया। तो इस तरह जो मूल है, मूल संविधान में 495 अनुच्छेद थे, और निरंतर अनुच्छेद बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो आपका अनुच्छेद की संख्या पूछी जाती है वो मूल संविधान की पूछी जाती है, और एक्सटेंड जो होता है वो संशोधनों के माध्यम से। तो उसकी जो मूल संख्या होती है वही रहती है। संशोधन में ABC वगैरह लगा दिया जाता है। लोक व्यवहार में आप जानते हैं 100 नंबर बस चलती है। यदि एक बस अतिरिक्त चलाना है तो उसका नंबर 100A ऐसा लिखा होता है। यह लोक व्यवहार की जानकारी। प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष थे, मुख्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए ठीक है। अक्सर ये बात कही जाती है कि संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि पूर्णतः सत्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। संविधान को बनाने के लिए अनेक समितियां गठित की गई थी। उसमें एक मुख्य समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम यह था कि आखिरकार भारतीय संविधान का प्रारूप क्या हो, कहाँ पर मूल अधिकार रखे जाएं, कहाँ पर कितने भागों में बांटा जाए, ये सब जो प्रारूप का निर्धारण करना था, किन किन बातों को समाहित किया जाए, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके अलावा 7 सदस्य और थे, लेकिन ये भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ऐसे ही अनेक समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकार की समिति थी। आप लोग याद दे सकते हैं, मौलिक अधिकार एक अधिकार आपके टॉपिक में भी है। अल्पसंख्यक अधिकार, भारतीय सर संविधान इसको की जो भी फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। हाँ, ये मौलिक अधिकार है। अभी फंडामेंटल राइट बनकर के तैयार नहीं हुआ था। मूल अधिकार जो बनेगा उसके लिए समिति यह बनाई गई थी।
तथा अल्पसंख्यक अधिकार संबंधी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, इसी तरह और भी अनेक समितियां थी, जैसे संचालन समिति, संचालन का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। संघीय संविधान हो गया, संघीय संविधान के जो मुख्य थे वह डॉक्टर नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह प्रांतीय संविधान के भी प्रमुख भारतीय वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह अनेक समितियां थी, 8 से 9 बड़ी समितियां थी, लगभग 22 समितियां था, झंडा समिति वगैरह करके अनेक समितियों में बंटवारा किया गया था संविधान निर्माण के लिए। इस तरह ये समितियों की चर्चा हो गई। प्रारूप समिति आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जहां से संविधान प्रारंभ होता है, प्रस्तावना से प्रारंभ होता है, उसकी चर्चा अभी पीछे भी की गई थी। प्रस्तावना को ही आमुख कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि मूलभूत अंतर है, लेकिन संविधान में आमुख प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी यदि आता है तो प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान की आत्मा यदि कही जाती है तो भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा? तो प्रस्तावना को। उसके साथ में मूल अधिकार भी जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रस्तावना भी उसमें एक है। तो प्रस्तावना को ही आमुख कहा जाता है, और इसका जो स्रोत है या मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र है, वो भारत के लोग। जब हम सर पूंजी प्रस्तावना किसे को कहा पढ़ते जाता हैं, है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। संविधान की आत्मा यदि आता है तो प्रस्तावना के साथ मूल अधिकार भी। यह भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? भारत के लोग। क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है, आप लोग जब एनसीईआरटी की किताबें या फिर राज्य में जो भी किताबें होती होंगी, इसमें प्रस्तावना लिखा रहता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। यानी कि संविधान को जिन्होंने आत्मार्पित किया है, हेलो अंतिम वाक्य ही होता है आत्मार्पित। क्या कुछ बोल रहे हैं आप? सर, संविधान का पूंजी किसको कहा गया है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया। ओके, ठीक है। संविधान की कुंजी, कुंजी यानी कि मूल। कुंजी आदि, कुंजी जो शब्द होता है यानी कि मूल, यानी कि इसमें सभी चीजों का समा एक जगह समाहित हो, उसी को कुंजी कहा जाता है। आप इसका मूल अर्थ जानते हैं। और इस संविधान में, इस प्रस्तावना में सभी चीजें समाहित, जैसे प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह हमारे देश का आकार कैसे होगा, देश का ताना बाना कैसे होगा, उसके बारे में। फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हम न्याय किस प्रकार देंगे उसके बारे में। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, हम अपने नागरिकों को भी स्वतंत्रता देंगे, कितने प्रकार की स्वतंत्रता देंगे, उन सब चीजों का भी समाहित। यानी कि समस्त चीजें यदि किसी चीज में कही गई है तो वह प्रस्तावना है। प्रस्तावना यह संपूर्ण चीजें बता देती हैं कि हमारे संविधान में लोगों को किस किस चीज की गारंटी दी गई है, यह प्रस्तावना है। इसी प्रस्तावना को इसी भारत के लोगों ने आत्मार्पित किया था, अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था। यह 3 शब्द जो संविधान में आप लोगों पढ़े होंगे, प्रस्तावना में नीचे लिखे रहते हैं। स्वयं पर अपने ऊपर धारण किया था, अंगीकृत किया था, लागू कर दिया था, और यह उस दिन से 26 नवंबर से, यह तीनों जो घटनाएं हुई थी 26 नवंबर 1949 को हुई थी, किंतु लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ये मूल भागों में चर्चा करते हैं। 22 भाग में जो मूल चीजें हैं
आपको भी इस विषय से जो भी प्रश्न बनता है या उत्कंठा होती है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तत्संबंधी या अन्य भी, उसकी भी चर्चा कर लिया जाएगा। देखिए, पहला भाग जो कहता है, इसमें संघ व राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है। या मैं जो लिखा हूँ इसका प्रयोजन अभी मैं बताता हूँ। संघ का क्या होगा और राज्य क्षेत्र क्या होगा। भारत का संघ का विस्तार, संघ में क्या क्या आता है, संघ के अधिकार और राज्य क्षेत्र कहाँ तक भारत फैला है, समस्त विषयों का कि नए राज्यों का यदि भारत में जोड़ना है या वर्तमान जो राज्य है उसको उसकी सीमाओं में परिवर्तित करना है, तो इन समस्त जो चीजें हैं ये संघ और राज्य क्षेत्र का है। अब आप लोग बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए। 20 राज्य 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 29 महोदय, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, चलिए सभी आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग भी अपडेट नहीं है इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यह देखिए, हमारी जागरूकता का यही स्तर है कि वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भी नहीं मालूम होता। आप इस संख्या को हमें अभी ध्यान रखेंगे। जो वर्तमान संरचना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की है। आप लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य था, अब वह केंद्र शासित प्रदेश में आने लग गया है, अब वह राज्य में नहीं आता है। तब से जो संरचना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की। आप ही के सिलेबस में टॉपिक है राज्य और राजधानी, जो आगे अभी देखेंगे, और यह आपको जानना चाहिए। यह भी प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह दूसरा भाग है वह नागरिकता संबंधी है, किंतु जो तीसरा भाग है नागरिकता में हमें कुछ नहीं जानना है। तीसरे भाग के अंतर्गत मूल अधिकारों का भाग, मूल अधिकार। यह संविधान पढ़ते हुए भी बहुत जरूरी है, तथा संविधान के अतिरिक्त भी मानव अधिकार नाम से सिलेबस में आपका अलग से भी टॉपिक है जो अधिकारों की बात करता है। संविधान की आत्मा है, यदि देखा जाए तो किसी सारे भाग में 22 के 22 भागों में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह मूल अधिकारों का भाग है। मूल अधिकारों का भाग महत्वपूर्ण क्यों है, और पहले ही बताया जा चुका है कि संविधान की आत्मा यदि किसी को कहा जाता है तो उस भाग 3 मूल अधिकारों को कहा जाता है। अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, आप लोग बताइए। 6 सर। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए मूल अधिकार 6 है। एक 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का। संपत्ति का मूल अधिकार, जो कि मूल संविधान में मूल अधिकार था। तब मूल अधिकारों का संख्या 7 हुआ करती थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत तब मोरारजी देसाई की सरकार थी, इंदिरा गांधी के बाद, तो 1978 की बात है यह। तो ये जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। इसका कारण था कि संपत्ति मूल अधिकार के तहत आती थी, तो जब भी लोक निर्माण के कोई भी परियोजना, लोक निर्माण की कोई भी संरचना वगैरह, जैसे आप जानते हैं रोड बन रही है, पुल बन रही है, या विकास का जो भी कार्य किया जाता था, तो इसके तहत जब भी किया जाता था तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे कि मेरे संपत्ति सरकार का हड़प रही है, जो कि मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है। तो सरकार को लगा कि ऐसे निर्माण कार्य या देश के विकास परियोजनाओं में हमेशा बाधा आती है, तो इस तरह से इसको
मूल अधिकार के श्रेणियों से हटा करके एक नई श्रेणी में भेज दिया गया था। नई श्रेणी में इसको स्थान दे दिया गया था विधिक अधिकार। विधिक अधिकार जो कि 301 जो जानना आपको जरूरी नहीं है, 300 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार अभी मूल अधिकार नहीं है, केवल 6 मूल अधिकार। यदि कभी आप मूल संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ पाते हैं कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी, तो आपको 7 मूल अधिकार की चर्चा करनी है। 1978 तक की 44वें संशोधन से पहले तक की यही स्थिति थी। चलिए आप अब बताइए 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। पहला अधिकार बताइए, आप सभी लोग बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण पहला के अधिकार विरुद्ध स्वतंत्रता अधिकार, का, पहले समानता का समता का अधिकार। हाँ, समता या समानता कुछ भी कहिए आप। बोलने का अधिकार सर। किसका अधिकार? बोलने का सर। समानता या समता आप लिख लीजिए। समता का अधिकार, इसको आगे आप बढ़ा लेंगे। दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए जो आपने बोलने का अधिकार बोला, तो क्योंकि मैंने मूल संविधान पढ़ा हुआ है, मुझे इसकी जानकारी है। समता का और समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है, और ये जो 19, 20, 21, 22 यह स्वतंत्रता अधिकार के तहत अनुच्छेद आते हैं। और 19A का अधिकार जो है वह बोलने का अधिकार है। उसको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम से जाना जाता है। तो यह मूल अधिकार के मूल श्रेणी में नहीं आता। जब विभाजन 6 प्रकार में करेंगे, यह बोलने का अधिकार नहीं आएगा, यह स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से आता है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार इसके अंदर ही आ जाता है। बोलने का अधिकार हो गया, प्राण दैहिक स्वतंत्रता हो गया। इसी में एक अनुच्छेद 21 है जिसमें समस्त अधिकार भी समाहित हो जाते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, या कोई ऐसा पर्यावरण का अधिकार हो गया, अच्छी तरह से जीवन का अधिकार हो गया। तो इन सब चीजों की जब चर्चा की जाती है या कोई भी ऐसा न्यायालय में केस दायर किया जाता है, तो वह 21 अनुच्छेद 21 को लेकर के कहा जाता है कि हमारे मूल अधिकार, क्योंकि यह अधिकार ही देता है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, अच्छी तरह जीवन जीने का। तो अच्छी तरह जीवन जीने में एक वातावरण, एक प्रदूषित वातावरण बाधा पहुंचा रहा है, वन्य जीवों का हनन या पर्यावरण का क्षति, ये सब हानि पहुंचा रहे हैं, या कोई भी गरिमापूर्ण जीवन में चाहे जो भी अंग बाधा पहुंचाता है, तो 21 का उल्लंघन करता है। तीसरा आप मूल अधिकार बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इतनी चर्चा के अंतर्गत आप लोग यदि तल्लीनता से क्लास को सुन रहे हैं, तो यदि आपको पहले याद भी नहीं है तो इसी तुरंत ही याद कर लेंगे, जिससे आगे कभी समस्या ना हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके तहत जो भी वो सारी चीजें हैं कि बलात्श्रम आप नहीं करवाओगे, जो बेगार, जो आप पहली जो प्रथाएं थी कि बाल मजदूरी वगैरह, बलात्श्रम कराया जाता था, तो वो सब तरह से तमाम शोषण आप नहीं कर सकते हो। आधुनिक लोकतांत्रिक जो देश है भारत, उसके संविधान के तहत यदि आप ऐसा करते हो, तब उस व्यक्ति के इस मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और इस मूल अधिकार के उल्लंघन में आपको सजा हो सकती है। चौथा मूल अधिकार बताइए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सही जवाब। आप सभी लोग नागरिक हैं, इस शर्त के अनुसार भी आप लोगों को अपने मूल अधिकार याद होने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि हमें उपासना की स्वतंत्रता होगी, हमें अपनी मंदिर स्थापना करने की स्वतंत्रता होगी, हमें अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं,
हम अपने धर्म की वृद्धि के लिए कर वगैरह संरचना लगा सकते हैं। तमाम तरह की चीजें हैं। कुछ साथ में अपवाद भी दिए हो जाते हैं, जैसे आप धार्मिक एक धर्म से दूसरे जो धर्मांतरण होता है तो वह सब आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब भी अपवाद स्वरूप उसमें रहता है मूल अधिकार के तहत। 5वां मूल अधिकार बताइए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नोट डाउन कर लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। संस्कृति, शिक्षा संबंधी। चाहे आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप और भी कोई भी देते हैं, और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अपनी संस्कृति का हम संरक्षण करेंगे। अपने पसंद की अल्पसंख्यक लोग शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं समस्त तरह से। आप लोगों को मालूम होगा कुछ जो संस्थाएं होती हैं वो अल्पसंख्यक विशेष संस्थाएं होती हैं। आप यदि दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई संबंध रखता होगा तो वहाँ पे जो एक सेंट स्टीफन कॉलेज है, तो सेंट स्टीफन में ईसाई धर्म के लिए 50% रिजर्व रहती हैं सीटें, शेष चीजें वही। तो यही मूल अधिकार के तहत अल्पसंख्यक का शिक्षा संबंधी अधिकार होता है। अपनी अपनी शिक्षा के बढ़ावा के लिए संस्थान भी स्थापना कर सकते हैं। तो इसी में अधिकार के तहत, मूल अधिकार के तहत है। 6वां मूल अधिकार बताइए। सर जैसे गुरुकुल वाले बच्चों के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी में कोटा होता है सर, वैसे ही। हाँ, जो समस्त शिक्षण संबंधी जो कोटा होता है वह मूल अधिकार के तहत, इसी के तहत उसकी सुनवाई की जाती है और इसी के तहत वो मूल अधिकार के तहत आता है सारी चीजें। 6वां मूल अधिकार बताइए। सर 5वां लिख दीजिए। क्या 5वां क्या लिख दीजिए सर, ताकि हम भी लिख लें। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 5वां है। और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार आप लिख लीजिए। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है कि आपके ऊपर जो वर्णित तमाम 5 तरह के अधिकार हैं मूल अधिकार के तहत आते हैं, यदि उसका उल्लंघन होता है तो आप इस आर्टिकल 32 के तहत आता है। यह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा अधिकार है और वह अपने आप में स्वयं में मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है। इसके तहत इसका प्रोविजन है कि यदि आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, या सबसे बड़ा कह सकते हैं, एक विशिष्ट तत्व है कि यदि मूल अधिकार का हमारा उल्लंघन हो रहा है, आप सामान्य जानते हैं किसी भी केस की सुनवाई सबसे पहले निचले स्तर के कोर्ट से होती है, उसके बाद उच्च न्यायालय जाता है यानी हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन आपके जब मूल अधिकारों की बात आती है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या दूसरे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे लगता है कि किसी वर्ग विशेष का, किसी समुदाय विशेष का अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, एक समुदाय द्वारा दूसरे का उल्लंघन किया जा रहा है मूल अधिकारों का, तो वह स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आप इस मूल अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें सीधा सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट जाना चाहें तो सीधा हाई कोर्ट। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सीधा व्यक्ति वहां चला जा सकता है, क्योंकि अपने आप में यह मूल अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसकी अवज्ञा नहीं हो सकती।
मूल अधिकारों को हमने इतना विस्तार से इसलिए जाना है क्योंकि मानव अधिकार आपके टॉपिक है स्वतंत्र रूप से भी। चलिए भाग ऐसे ही भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कुछ इस तरह होते हैं कि आखिरकार देश में यदि किसी कानून को बना रहे हैं तो किन मूलभूत चीजों की जरूरत होती है, या जब कानून को बनाया जाता है तो उस मूल जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी एक बार पड़ताल की जाती है कि किन किन चीजों को समाहित किया जाना चाहिए या किन किन को समाहित करने से बचना चाहिए, वह देखा जाता है। एक मूल भाग है मूल कर्तव्यों का जो 4(1) है, वो मूल अलग अलग कर्तव्यों देशों के की बात संविधान करता को है। सम्मिलित किया जाता है सर। क्या बताइए? सर अलग अलग संविधान के जो तत्व होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है इसमें। नहीं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अलग अलग संविधान के तत्वों को समाहित नहीं किया जाता है। उसमें कुछ चीजें का विधान किया गया है कि जब भी भाग 4 के अंतर्गत कि जब भी कोई कानून बनता है, संसद कानून बनाती है, आप सबको मालूम है, तो इस कानून को बनाते समय इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मूलभूत बातें हैं। इसमें महिला अधिकारों की बात की गई है, इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इन समस्त तत्वों को समाहित किया गया है। इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोजन नहीं। कोई यह नहीं कह सकता कि भाई संविधान निर्देशक तत्वों में इस चीज की ये दी गई है, इस चीजों का वर्णन है और ये उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। यह राज्य अपने संसाधन के अनुसार, अपने संसाधन की क्षमता के अनुसार इसके तहत विधान बनाता है। और कोई जैसे इसी में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसी में 40 या 44 आर्टिकल 44 में ही समान नागरिक संहिता की बात की गई। समान नागरिक संहिता, ये समान नागरिक संहिता एक बड़ी चीज है। भाजपा के एजेंडे में जो 2-3 एजेंडे थे बीजेपी के, उसमें एक समान नागरिक संहिता भी लागू करना एक प्रमुख मुद्दा है। अब ये अभी तो लागू नहीं हो सकता वर्तमान परिस्थिति में, लेकिन जब भी ऐसी अनुकूल दशा होती है किसी भी देश की, तो इस ओर वह प्रयास करेगा ये देश। तो यह सब चीजें ये निर्देशक तत्व हैं, कानून बनाते समय इनको ध्यान देगा। और इस जैसे जैसे संसाधन होते जाएंगे, आर्थिक संसाधन या मानव चेतना का विकास होगा, तो इन सब चीजों को लेकर के कानून को निर्माण किया जाता रहेगा। 4(1) मूल कर्तव्य होते हैं। आप सभी लोग बताइए कि मूल कर्तव्य कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे हमारे अधिकार होते हैं ऐसे हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो भारतीय संविधान में बताए गए हैं। आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोग बताइए मूल। हाँ रोहित जी बोलिए। कोई कुछ बोल रहा है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 बताई गई है, आप इसको नोट कर लेंगे। जी जिस तरह से हमारे कुछ फंडामेंटल राइट हैं, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी के तहत हमारे कुछ ड्यूटी भी हैं। ऐसा कहा जाता था कि यदि आपके कुछ अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। जब भी आप अधिकार की मांग करते हैं तब आप अपने कर्तव्यों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप कर्तव्य में मालूम है कई सारी चीजों का है कि आपको वैज्ञानिक सोच का विकास करना होगा, आपको जो भी देश में स्वतंत्रता में जो लोग भी शहीद हो गए हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, या तमाम तरह के झंडे का सम्मान करना, ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करना, ये सब चीजें कर्तव्यों में वर्णन किया गया है। आगे बात आती है संघ।
जब हम संघ की बात करते हैं एक प्रमुख पद होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधान न्यायाधीश। प्रधान कौन? मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय उच्चतम। प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। आपको यह कार्यपालिका का मेन होता है, ठीक है। इसी में जाकर के संसद की बात की गई। सदन, चलिए ठीक है। सदन में मुख्य 3 स्तंभ होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति। जब भी आपसे कोई पूछे कि सदन के कितने घटक होते हैं या कितने मुख्य घटक होते हैं सदन में, संसद में, तब आप बताएंगे 3। एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। गुरु जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको साफ नहीं आ रही है? वैसे भी आज मैं तेज ही बोल रहा हूँ, तो समस्या तो नहीं होना चाहिए। अन्य लोगों को आ रही है? जी सर। हाँ सर। हाँ चलिए ठीक है। अभी तक आप लोगों ने राज्यसभा लोकसभा पढ़ा होगा, किंतु राष्ट्रपति भी है संवैधानिक पद में। देखते हैं, आपको मालूम होगा सदन का मेन काम, संसद का मेन काम कानून का निर्माण करना होता है। तब तक कोई कानून का निर्माण नहीं होगा जब तक उसमें राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं करेगा, तब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा। इसलिए संसद का एक घटक, मुख्य घटक राष्ट्रपति भी माना जाता है। उसके बाद राज्यसभा आता है जो कि उच्च सदन है, लोकसभा जो कि निम्न सदन है। इन दोनों में सांसद, जिनको इससे पहले नहीं जानकारी होगी इन सब चीजों की, वो लोग भी जानकारी ले लें। इसमें सांसद होते हैं दोनों में ही जो लोग राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, दोनों सदस्यों को सांसद कहा जाता है, एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जिसका चुनाव होता है, आप सब लोग जानते हैं। वर्तमान में लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है। जी, लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है क्या? लोकसभा का चुनाव सांसद का होता है। सांसद का जो नेता होता है, सांसदों का जो नेता होता है, का नेता, वो प्रधानमंत्री होता है। जब चुनाव किया जाता है तो प्रधानमंत्री को लेकर के नहीं होता, सांसदों का चुनाव होता है। यदि पीएम भी है तो उसको भी सांसद का चुनाव जीतना होगा कहीं ना कहीं से। आपको मालूम होगा राहुल गांधी को जब डर था कि मैं सांसद ही नहीं बन पाऊंगा, तब उन्होंने 2 सीटों से, इसी तरह मोदी जी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक गुजरात का, दूसरा आपको मालूम है बनारस। तो सांसदों का जो नेता होता है वो पीएम होता है। जब भी चुनाव होता है तो अपनी पार्टी घोषित करती है कि सांसदों का नेता कौन होगा, मुख्य नेता कौन होगा, उसी को पीएम बना दिया जाता है। 2 मुख्य सदन होते हैं, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। जब भी संविधान संशोधन किया जाता है तो तीनों के तीनों अंगों की समान भूमिका होती है। संविधान संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास ना हो, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित ना हो। इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए आगे कोर्ट की बात आती है। न्यायालय, न्यायालय में भारतीय संविधान में पद सोपानी व्यवस्था है। पद सोपानी मतलब जैसे सीढ़ी होती है, सबसे पहले ऊपर जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, जिसको उच्च न्यायालय कहा जाता है। इसके नीचे लोअर कोर्ट होता है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है।
जो कि जिला स्तर पे होता है। आप लिख लेंगे हिंदी में भी, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट। बताइए भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में सर। दिल्ली। भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। आप सभी लोग यदि दिल्ली में हैं तो जानते ही होंगे। कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 है। 25 टोटल हाई कोर्ट है। लोअर कोर्टों की संख्या जिला में होती है। इसको जिला स्तर पे ही कहा जाता है। इसमें 2 डिवीजन होते हैं, यदि आप सुने ही होंगे। एक दीवानी होता है, एक फौजदारी होता है। आप लोगों को लोक व्यवहार में पता ही होगा। दीवानी मामले जैसे कि जमीन से संबंधित कोई मामला है, तलाक का कोई मामला है, या अन्य संपत्ति संबंधी कोई मामला है, तो दीवानी कोर्ट उसको सुनवाई करती है। फौजदारी आप मालूम ही है, कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, तो फौजदारी होता है। और इन दोनों को मिला के जो जिला स्तर पे होता है उसको जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला एवं सत्र सर लोअर न्यायाधीश कोर्ट का को हिंदी में क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ये मुख्य जिला में होता है, जो कि दोनों मामले की सुनवाई करता है। जो जिला मुख्य न्यायाधीश होता है वह दोनों मामलों की सुनवाई करता है। और जो एक पद होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है मजिस्ट्रेट का भी काम वह करता है। तो जब भी कोई मामला होता है जिला स्तर पे, एक पार्टी उसको भी बनाया जाता है। गुरुजी, गुरुजी, हेलो। हाँ जी बताइए। गुरुजी, चिट्ठी है ना? हाँ जी, आप थोड़ा तेज बोलिए। चलिए ठीक है। इसी तरह राज्य की जो संरचना होती है, आपको मालूम है राज्य में राज्यपाल होते हैं, जिसको गवर्नर कहा जाता है। ठीक है। और साथ में मुख्यमंत्री होते हैं, इसको सीएम कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर। जिस तरह केंद्र में संरचना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की होती है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। जब भी राज्य में कोई विधान बनता है, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद, कहीं कहीं विधान परिषद है, कहीं कहीं केवल विधानसभा है। जैसे यूपी वाले जो होंगे उसमें विधान परिषद भी है, लेकिन जो एमपी वाले होंगे वहाँ विधान परिषद नहीं है। तो इस तरह चीजें हैं। तो यह मेन होता है। और यहाँ पे जो चुनाव होता है वो एमएलए का होता है, विधायकों का। अभी विधायकों का नेता होता है मुख्यमंत्री। और राज्यपाल उसी भूमिका में होता है जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति भूमिका की होती है। इसकी भूमिका या राष्ट्रपति की भूमिका, जब भी यह कोई काम करेगा, राज्यपाल या फिर केंद्र में राष्ट्रपति, तो सलाह मुख्यमंत्री की लेगा राज्यपाल। इसी तरह बिना प्रधानमंत्री के सलाह के राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। कोई भी काम करेगा उसको सलाह करेगा। हालांकि कुछ उसको विवेकाधिकार प्राप्त है संविधान के तहत। जैसे आप त्रिशंकु विधानसभा हो गई, आप सुने होंगे कि बहुमत का सरकार नहीं है, तो वहां पे निर्णय लेने का काम कर सकता है। किसी विधान को अपने पास रख सकता है, उसको कोई समय सीमा नहीं है कि कितने समय में पास करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। इसी तरह से 3 सूचियां हैं, आप लोग अक्सर सुनते होंगे। एक होती है संघ सूची,
बताइए 3 सूचियां कौन कौन सी होती है जिन जिन सर लोगों को पता है? अनुसूचित जाति। अनुसूचियां 12 होती हैं, सूचियां होती हैं, लिस्ट इसको कहते हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में उन चीजों को समाहित किया जाता है जिन पर केंद्र कानून बना सकता है, या केंद्र की अधिकार क्षेत्रों का जो जिन चीजों का वर्णन किया जाता है कि केंद्र इन विषयों में कानून बना सकता है या ये शक्तियां हैं, उनका वर्णन संघ सूची में किया गया है। जो विषय राज्य सूची के हैं तो उनका वर्णन किया गया है राज्य सूची में, जैसे पुलिस, स्वच्छता का मामला हो, इन सब पेयजल का मामला हो, ये सब राज्य का विषय है। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो कि राज्य को भी अधिकार प्राप्त है और संघ को अधिकार भी प्राप्त है। किंतु यदि इस विषय में, समवर्ती सूची के विषय में यदि संघ कानून बना देता है तो राज्य सूची राज्य पर वह भारी पड़ेगा। जैसे समवर्ती सूची का शिक्षा आकार है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, उस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी, संघ भी कानून बना सकता है। तो इस तरह से 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। इसी तरह एक और है, भाग 17 में आता है राजभाषा। आप लोग एक दिन चर्चा ही कर रहे थे ग्रुप में, मैं बता देता हूँ। भारत के संविधान में भाग 17 में एक राजभाषा नाम से, जो 17वां भाग है वह है राजभाषा नाम से। यह कहता है कि भारत की एक राजभाषा होगी जो कि हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 ए, यह याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। इसके तहत यह विधान किया गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी तथा उसकी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। ये संविधान में वर्णित है और इसी के तहत हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा अपितु कोई बन ही नहीं पाई। आपको मैं बताता हूँ कि संविधान सभा के सामने यह प्रश्न लाया गया था कि आखिरकार इस देश की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो कई सारे लोगों ने सुझाव दिया था, जो उत्तर के राज्य थे उन्होंने बोला था हिंदी होनी चाहिए, किंतु दक्षिण के राज्यों को, अब आपको मालूम होगा, हस्तक्षेप था इस विषय पे। दक्षिण के राज्य बोलते थे यदि आप हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना लेंगे तब तो हम अपने आप पीछे हो जाएंगे। आपको मालूम होगा वर्तमान में भी उन्हें हिंदी बोलना नहीं आती, लेकिन केरल अपने आप में सबसे साक्षर जिला में, सबसे साक्षर राज्य में आता है। साउथ के जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं, चाहे वह किसी भी आयाम में हो, शिक्षा के आयाम में हो, स्वच्छता के आयाम में हो या जनांकिकी विकास के आयाम में हो, सब में आगे है, लेकिन यदि वो हिंदी को फॉलो करते हैं तो पीछे हो जाते हैं। तो बात तब भी हुई थी, संविधान सभा के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न था कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तब हिंदी में हुआ था, अंग्रेजी हुआ था, और कुछ लोगों ने स्थानीय जो तमिल, तेलुगु वगैरह को लेकर के भी, बंगाली को लेकर के भी, बंगाली बोलने वाली जनसंख्या बहुत थी, और यूं कहा जाए कि उस समय में 1857 के विद्रोह के बाद जो तमाम नेतृत्व थे, अधिकतर उसमें बंगाल मूल के थे, चाहे वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो, वो तो गुजरात के थे, चाहे राजा राम मोहन राय जी हो, या फिर अन्य लोग, अन्य पर्सनालिटी हो, विवेकानंद जी हो। ये सारी जो नेतृत्व था, सारे जो सेनानी लोग थे, वह मूल बहुत सारे लोग बंगाल से आते थे। तो बंगाली को भी बनाने का, यह राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, एक अभियान चला था, किंतु कोई भी राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई। और वह कहा गया था कि अभी रहने दीजिए इस विषय को, आगे 10 से 20 साल वर्षों में देखा जाएगा। इसी तरह इंग्लिश को भी इसी तरह निरंतर किया गया था कि आप 10 साल तक के लिए इंग्लिश को चलने दीजिए सहायक भाषा के रूप में, आगे इसको देखा जाएगा कि रखना है नहीं रखना है, जो कि अभी तक चलती आ रही है।
तो कोई भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, किंतु हिंदी एक राज्य भाषा है। राज्य भाषा होने का तात्पर्य यही होता है कि जब भी देश का कोई कानून, जो मूलभूत कानून है देश, तो वह हिंदी में भी बनाया जाएगा। देश को कैसे चलाना है, जो संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल कानून की जो प्रतियां हैं, उसको राजभाषा में छापा जाएगा। इसके लिए राजभाषा आयोग बनाया गया है, जो कि राजभाषा के विकास के लिए काम करेगा। आपको मालूम होगा हिंदी के लिए राजभाषा आयोग से बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। बैंकों में राजभाषा अधिकारी का पद होता है। तो तमाम तरह की चीजें, एसबीआई एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है, तो उसमें राजभाषा अधिकारी का भी एक पद होता है, जो कि राजभाषा के विकास की कार्य करता है, क्योंकि यह संविधान कहता है कि आपको राजभाषा के विकास के लिए निरंतर काम करना है। चलिए, ये पंचायती राज एक लास्ट विषय देख लेते हैं। पंचायती राज जो कि स्थानीय लोकतंत्र के बढ़ावा देता है। लॉर्ड रिपन, इसको स्थानीय शासन का जन्मदाता कहा जाता है। स्थानीय शासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन। इसी तरह एक समिति बनी थी, आप उसको भी याद रख सकते हैं, कभी पूछ सकता है, तो बलवंत राय मेहता समिति। ये एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, पंचायती राज। आपको मालूम होगा त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें पंचायत में लोग, पंचायत की भी व्यवस्था की गई है। भारत में पंचायत की व्यवस्था करने का तात्पर्य यही है कि आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि देश को कैसे चलाना है। इसमें राय नीचे स्तर के भी, जो जो ग्रामीण स्तर है, पंचायत स्तर पर भी है, वहां पर भी आपको अधिकार देने हैं। पंचायत को कैसे चलाना है, यह है। जिला स्तर 3 स्तरीय होती है। जिला, आपको मालूम होगा पंचायत जिला होती है, मध्य में होती है जिसको जनपद वगैरह कहते हैं, और नीचे ग्राम कहते हैं, ग्राम पंचायत है। इस स्तर को, और इस स्तर को अनेक अनेक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, संविधान की ये चीजें मूल थी जिनके बारे में हमने चर्चा की। लगभग संपूर्ण जो तथ्य थे ऊपर ऊपर के, उन सभी तथ्यों में चर्चा कर ली है। एक दो विषय और हैं छोटे छोटे, उनको भी खत्म कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, इस खंड से आपके कोई प्रश्न हो तो वह पूछ लीजिए। इस खंड से आपको कोई संशय हो या कोई और चीजें जानने की जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मालूम। चलिए, कोई जिज्ञासा नहीं है तो एक चीज देखी ली गई है, राज्य और राजधानी भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, जिसके क्लास के बाद ही राज्य और राजधानियों का लिस्ट भेज दी जाएगी ग्रुप में, आपको उसको भी देख लेना है। आपको सबको मालूम होगा 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश जो अभी बताए हैं। यदि एक बार अपने राज्यों को देख लेते हैं कि भारत में आखिरकार कौन कौन से राज्य हैं, ऐसा ही नक्शा मैप बना लेते हैं। ये एक रफ है जो कि इंडिया का मैप को दर्शाता है। अब आप लोग बताते जाएंगे कि कहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं। जल्दी से आपको
इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिरकार कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। और राज्य और राजधानी, यदि आपको राज्य नहीं भी पता है तब भी याद हो जाएगा, और इसका आपको ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ पे सबको मालूम है लद्दाख पड़ता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर पड़ता है, जम्मू और कश्मीर। ये लद्दाख का विभाजन हो गया है, जम्मू और कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। यहाँ पे बताइए आप लोग बोलते चले जाइए कहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है। यहाँ पर बताइए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे बताइए पंजाब। ठीक है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हरियाणा। यहाँ पे उत्तराखंड। यहाँ पे बताइए राजस्थान। यहाँ पे ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे बताइए बिहार। बिहार के नीचे झारखंड आता है। यहाँ पे बताइए बंगाल। बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे बताइए कौन सा प्रदेश आता है। सिक्किम, आपको मालूम होगा। यह अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे असम आता है। असम। यहाँ पे नागालैंड। यहाँ पे मणिपुर। यहाँ पे मिजोरम। त्रिपुरा। मेघालय। त्रिपुरा। इन 7 प्रदेशों को 1 2 3 4 5 6 7 अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। आप लोग कई बार सुने होंगे इसको, 7 बहनें आपस में। इसमें सिक्किम नहीं होता है। इन 7 को आपस में 7 सिस्टर कहा जाता है। यहाँ पे बताइए उड़ीसा। यहाँ पे बताइए महाराष्ट्र। यहाँ जाते हैं गोवा। ठीक है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लिया जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हो गया तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के नीचे ही है आंध्र प्रदेश, उसका कुछ नक्शा इस तरह मध्य होता है। प्रदेश रह गया। मध्य प्रदेश है, उधर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात भी। चंडीगढ़ सर। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के साथ में ही छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात जो कि राजस्थान ऊपर पड़ता है, ये राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात। ठीक है, ये केरल, कर्नाटक, बैंगलोर। तमिलनाडु। और बताइए कौन सा प्रदेश रह गया। केंद्र शासित प्रदेश को अंडमान निकोबार सर। चलिए ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 7 सर। 8। या आप क्लास शुरू से ले रहे हैं फिर भी 7 बोल रहे हैं, मतलब या तो आप शुरू से क्लास में नहीं रहे हैं या फिर क्लास में हैं तो सही तरह से सुन नहीं रहे हैं। शुरू से बताया गया है 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए यहाँ से गिनते हैं। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा। महोदय जी, हेलो। हाँ जी बताइए। महोदय जी, एक हमारा प्रश्न था। इससे हाँ। पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश 9 थे महोदय जी, हाँ 9 थे प्रदेश। कुछ समय तो पहले। देखिए इसमें कई सारी चीजें हो गई, मैं बता दूंगा अभी सारी चीजें। आपकी कोई भी जी। जिज्ञासा जब तक बनी रहती है तब तक मैं उसका जवाब दूंगा। यहाँ पे चंडीगढ़ जी। है। ठीक है, काउंट कर देते हैं। यहाँ पे दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह से मिलता है।
यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव है, इन दोनों का संशोधन करके एक कर दिया गया है। पहले जब आप लोग प्लस कर दिया, दोनों को जोड़ दिया गया, पहले आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे तो दमन और दीव को अलग पढ़ते होंगे, दादर एंड नागर हवेली को आप अलग से पढ़ते होंगे। अब दोनों को मिला दिया गया है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक, संख्या कम हुई। यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, बताइए कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, कुछ इस तरह उसकी संरचना है, अंडमान एंड निकोबार समूह। ऊपर वाले भाग को अंडमान कहा जाता है, नीचे वाले भाग को निकोबार कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार दोनों को मिला के एक सामूहिक हो गया अंडमान और निकोबार। यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं, आप उज्जैन सुनते होंगे वगैरह। 1 2 3 4 5 6 7, पांचवा कौन सा है? पुडुचेरी, पांडिचेरी जिसको आप बोलते हैं। 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप बताइए, आप कितने अवेयर हैं अपने देश के बारे में? पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विस्तार कितने राज्यों में है? जल्दी से बताइए। पांडिचेरी का विस्तार किस राज्य में पांडिचेरी पड़ता है? मुझे नहीं मालूम, आप इससे पहले सुने भी हैं इस तथ्य को या जानते भी हैं? कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग पहले बार सुन रहे होंगे। देखिए, आपको यह जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, ये जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, इसका विस्तार 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तीनों राज्यों के समूह को मिला करके यहाँ पे है। केरल में आपका पड़ता है माहे, माहे, मैं अलग से लिख देता हूँ। आप इस मूल जानकारी को लिख भी सकते हैं यदि आप इससे पहले नहीं जानते हैं। यहाँ पर पड़ता है माहे, आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम, यनम, और यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु में कराईकल, कराईकल। इन तीनों स्थानों को मिला करके यनम, माहे और कराईकल पांडिचेरी या पुदुचेरी कहा जाता है। तो पुदुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में भी, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। उन तीनों को मिला करके उस सामूहिक नाम को ही पुदुचेरी या पांडिचेरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका जो कि अलग देश है, मैप में बना दिया जाता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। और इन सबको आपको राजधानी भी याद करना है, इसी क्रम में लिस्ट में भेज दिया जाएगा। आप राजधानी भी याद कर लीजिए सभी की, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है क्योंकि वह विषय दिया गया है। और आपको अपने भारत देश के नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है और सभी राज्यों का नाम और उनकी स्थिति कहाँ है, यह चीज मालूम होनी चाहिए।